हेलो एवरीवन, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और आज के इस चैप्टर में ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और टॉपिक का नाम है गतिशीलता। ठीक है, गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी क्या है समझाएंगे इसको। वर्ड का मीनिंग है, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इससे लास्ट वाली वीडियो में आप उसको जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी, उसका जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वीडी वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम ई और इंटू टॉ। ये इनके सबके मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। अगर खाली हम परिमाण के रूप में लिखना चाहते हैं तो परिमाण में Vd इज इक्वल टू लिख जाएगा और ये यहां से माइनस हट जाएगा खाली, क्योंकि माइनस तो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो उसकी वजह से ये माइनस लगा हुआ है ना। और ये ई विद्युत क्षेत्र होता है, कैपिटली विद्युत क्षेत्र सदिश राशि। लेकिन अब इसको हम अदिश रूप में लिखना चाहते हैं, परिमाण रूप में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर हटाएंगे और बटे एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये टी था औसत का विश्रांति औसत काल। औसत विश्रांति काल क्या था मैंने आपको बताया था, खूब अच्छी तरीके से समझाया था। उस वीडियो को आप देखेंगे कि ये हमने अच्छी तरीके से देख लिया। अगर देखिए, ये चालक की बात की जा रही है तो चालक आते ही आपके दिमाग में ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वयं अपने आप, मुक्त का मतलब फ्री, और फ्री है भैया वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन रहेंगे चालक के अंदर। चालक के बाहर की हम बात नहीं कर रहे। जब तक हम चालक को बैटरी से नहीं जोड़े, विभवांतर आरोपित नहीं कराए, तो इसमें जो प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, वो सभी अनियमित दिशाओं में, यानी कि जिसे हम यादृच्छिक गति भी बोलते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन उनका नेट जो विस्थापन होता है, कुल विस्थापन शून्य होने के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यानी कि आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि नेट आवेश का प्रवाह शून्य हो सकता है। तो ये पहली वाली वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था कि विश्रांति काल की बात है कि जब ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये गति करते हैं, तो गति करते समय आपस में आयनों से, यानी कि खुद से भी और अन्य आयनों से जो इसमें प्रेजेंट हैं उनसे टकराते हैं, और टकराने के बाद में अपनी दिशा भी बदलते हैं, दूसरी दिशा में भी चले जाते हैं। तो देखिए, मान के चलते हैं ये पहले इससे टक्कर हुई और ये टक्कर के बाद ये इधर चला, तो ये पहली टक्कर के बाद और जस्ट दूसरी टक्कर से पहले, यानी कि दो क्रमागत टक्कर। क्रमागत का मतलब मैं ये नहीं है कि ये इसके बाद में ये और यहाँ टकराएगा और टकराने के बाद में इधर भी जाएगा। तो मैं इस टक्कर और इस टक्कर की बात नहीं करूँ, ये क्रमागत नहीं होंगी, ये तो अलग टक्कर होगी। इसकी और इसकी बात करी जाए या फिर इसकी और इसकी बात करी जाए, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो रिलैक्स टाइम लिया गया है, इसमें कोई टक्कर नहीं होती। इसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि विश्रांति काल। तो ऐसी बहुत सारी टक्कर होती है, ऐसी बहुत सारी क्रमागत दो टक्कर होती हैं। तो उन सभी का जब हम समय का, सभी विश्रांति कालों का एवरेज निकालेंगे तो वो औसत विश्रांति काल होता है, जिसे हम टो से दर्शाते हैं। एक्चुअली में ये वैसे तो टी होता है समय, लेकिन ये आपकी बुक में अकॉर्डिंग लिखा हुआ है टो, तो टो से दर्शाया हुआ है। तो ये कल हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। इसमें एक चीज और बताई थी, ये जो मोबिलिटी गतिशीलता यहीं से समझ में आने वाली है, ठीक है। तो मैंने एक ही प्रकार के पदार्थ के लिए, देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, सभी जानते हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इसका फंडामेंटल वैल्यू जो है वो ये चीज होती है। ये जो आपने जिस बैटरी को लगाया है उसका विद्युत क्षेत्र जितना आरोपित है वो कांस्टेंट है, वो भी नहीं बदल रहा। तो चलो ये बदल सकता है, ये नहीं, इसमें कांस्टेंट नहीं मानेंगे। चलो ये अपनी बैटरी को ऊपर बदल सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। और ये है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी रह जाए, कांस्टेंट हो जाए आपके। ध्यान से समझ लेना इस बात को अच्छी तरीके से। और टी है, अगर एक ही प्रकार का चालक पदार्थ है, वो बदल नहीं रहा, तो उसके लिए विश्रांति काल भी नियत रहने वाला है। तो मैंने आपको समझाया था कि किसी एक भी प्रकार के चालक पदार्थ के लिए जब हम उस पर बैटरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उसका जो अपवहन वेग होता है, अपवहन वेग क्या होता है,
वो टकराते टकराते, कल आप लास्ट वाली वीडियो को देखेंगे, बहुत ज्यादा मैं टाइम इसमें जाया नहीं करूंगा, फिर वापस से अब वन वेग को बताने लगूं, तो ये आप कल वाले में देख सकते हैं। चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र यानी कि प्लस होता है और माइनस होता है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन ये प्लस की ओर चलेंगे और चलते हुए टकराते हैं, है ना। तो जैसे टकराते हैं तो वेग कम होता है, फिर टकराने के बाद में अगली टक्कर से पहले चलेंगे तो फिर वेग बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो ये अपन अपवन वेग जो लास्ट में टकराते टकराते कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो ये वेग चलता रहता है। लेकिन हम उस सभी का कम ज्यादा वेग का औसत मान जो निकालेंगे, वो औसत मान जो औसत वेग निकलता है उसको अपन अपवाह्य वेग कहते हैं। और उसका परिमाण स्वरूप लिख दें तो उसको अपवाह्य चाल कहते हैं। और चाल के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे दिशा क्यों ली जाती है? क्योंकि फिक्स होती है कि इसकी जो दिशा ली जाती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की ओर चलेंगे जबकि विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर की दिशा ली जाती है। ओके, तो अब इसको हम मोबाइलिटी यानी कि गतिशीलता को समझाते हैं। देखो क्या है, ये मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था। तो यहां से ये चीज है ना, यहाँ रखना है। मैंने अभी जो बताया कि यहाँ पर ये सब चीज कांस्टेंट होगी तो VD समानुपाती हो जाता है E। ओके, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि किसी की चालक पदार्थ के लिए जो अपवाह्य वेग होता है विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है? समानुपाती E, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है अपवन वेग। ओके, अब हम बात करते हैं गतिशीलता की। उसकी परिभाषा कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, क्या क्या पूछा जाएगा 1 नंबर में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है गतिशीलता को परिभाषित करो, सूत्र आवश्यक सूत्र भी लिखो, तो मैं अभी आपको बताता हूं कैसे लिखो। क्योंकि अपवाह्य वेग क्या होता है, आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है परिभाषा में भी। अपवाह्य वेग VD इज इक्वल टू, वेक्टर लगाएंगे अपन, माइनस E, ये विद्युत क्षेत्र आरोपित विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, तो वेक्टर लगाएंगे अपॉन ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू 2 औसत समय, है ना। या परिमाण रूप में क्या लिख सकते हैं? परिमाण रूप VD इज इक्वल टू E विद्युत क्षेत्र बटे ME इंटू 2। ओके, ये जो है ना, या एक लाइन और बढ़ाइए, VD इज इक्वल टू समय को टो को इधर लाइए, E टो बटे ME इंटू E। अब ये जो चीज है जहां मैंने ये गोले में बंद किया ये कांस्टेंट हो जाती है ना। ET बटे ME मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये विश्रांति काल एक चालक पदार्थ के लिए नहीं बदलता। तो ये चीज होगी नियतांक। अब इस नियतांक को जब हम हटाएंगे तो ये समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा, इसलिए चौकी लगा दो, इसलिए VD समानुपाती E। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए इस नियतांक को हम किसी एक नियत फिक्स के चीज के लिए मान लेंगे। तो उसमें क्या मान लेंगे हम, या VD इज इक्वल टू म्यू इंटू E, जहां म्यू आपका क्या है, म्यू इज इक्वल टू कितना मान सकते हैं अपन, इसको मान सकते हैं म्यू इज इक्वल टू AT बटे ME, इसकी जगह माना है नियतांक। चलो कुछ सीधे नियतांक लिख देते हैं, बराबर क्या है, नियतांक। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे चालक पदार्थ की गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है म्यू इज इक्वल टू, ये जो नियतांक हमने माना था ये इसी के बराबर हो जाती है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो विश्रांति समय का औसत का समान जो होता है, और ये ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये इसकी वैल्यू होती है ना। तो आपको मैथमेटिकली इसको आपको इस तरीके से लिखना है, समझना है। अब परिभाषा पूछी जाती है तो परिभाषा आप यहां से देंगे, देखो ठीक है ना। ये तो चीज आप नोट कर ही लोगे अच्छी तरीके से। अब मैं आपको परिभाषा देखो किस तरीके से है, यहां से इस समीकरण से देखिए, इस समीकरण से देखिए, गतिशीलता ये परिभाषा के रूप में हो जाएगी गतिशीलता। अब देखो म्यू इज इक्वल टू करें यहां से
यहां से देखिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट में, इसको समीकरण नंबर 1 लिख करके इसके लास्ट में जो मैंने लिखा था समीकरण 1 करके लिख लेंगे। समीकरण 1 से Vd इज इक्वल टू, सॉरी म्यू इज इक्वल टू, मुझे गतिशीलता निकालना है, म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन ई, यानी कि किसी भी चालक पदार्थ की गतिशीलता अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है। दो तरीके से होगी, आपकी जो बुक में लिखा हुआ है उस तरीके से भी बताऊंगा मैं। तो देखिए बेटा, गतिशीलता म्यू चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अपवाह वेग Vd और आरोपित विद्युत क्षेत्र कैपिटल E के अनुपात के बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, इस चीज को आप डेफिनेशन में लिख के आ जाओगे। अब इसका मुझे मात्रक निकालना है ना, गतिशीलता का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसी सूत्र के हिसाब से सहायता से निकालेंगे। यहां पे आप लिख देंगे चूंकि म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन ई, ओके। और Vd यानी कि वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर प्रति सेकेंड। और ई विद्युत क्षेत्र और बी विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, दो बताया मैंने, न्यूटन प्रति कूलम बराबर वोल्ट प्रति मीटर। इसको आप सिद्ध भी कर सकते हो और आज भी मैं बताऊंगा कि वोल्ट प्रति मीटर। विमाओं की हेल्प से भी शायद कर सकते हैं, और मैंने पीछे बता भी रखा है कि वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलम के बराबर क्यों होता है, ये तीसरे चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है। तो मीटर प्रति सेकंड, देखिए ये मीटर तो जाएगा ऊपर और सेकंड आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा भाई, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हो मीटर की घात 2 और वो विभव वोल्ट की घात -1 और सेकंड की घात -1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका मात्रक, है ना। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, ओके। तो अब आपको देखिए यहां से क्या पता चला, अगर चालक पदार्थ अलग अलग हों और दोनों पर विद्युत क्षेत्र समान आरोपित किया जाए, क्या उनकी गतिशीलता समान होगी या अलग होगी, इंपॉर्टेंट चीज करके लिखेंगे इसी में। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे कि मान के चले दो आपके पास में चालक पदार्थ अलग अलग प्रकृति के, मतलब एक आप तांबा मान लीजिए, है, दूसरा आप एल्यूमिनियम मान लीजिए, ओके। आपने भी इसको वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, रफली मैं आपको बता रहा हूं, और इसको भी आपने वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, लेकिन ये एल्यूमिनियम की रोड है, चालक रोड है, और ये आयरन मान लीजिए या कॉपर मान लीजिए, दोनों के लिए अलग अलग है। तो दोनों में भैया, दोनों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल अलग अलग होगी, बिल्कुल होगी। एल्यूमिनियम के लिए आप जब जाओगे तो किस तरीके से इसका कितना होता है, 13 होता है क्या, कॉपर का कितना होता है, 29 होता है, कितना होता है, ये आप देख लेंगे। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, सभी के लिए अलग अलग बचते हैं बाह्यतम कक्षा में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सभी में अलग अलग होगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो सभी के लिए जो वेग होगा वो भी अलग अलग होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, देखिए विद्युत क्षेत्र भले ही आपका एक समान है, यदि दो अलग अलग, है ना, अलग अलग चालक पदार्थों से चालक पदार्थों पर समान विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, समान विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए,
आरोपित करें तो उनकी गतिशीलता अलग होगी, गतिशीलता भी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि उनका अपवहन वेग भी अलग अलग होता है। तो पहली धातु के लिए अगर हम μ1 इज इक्वल टू क्या मान लें अपन, μ1 इज इक्वल टू क्या मान लें, Vd1 हो गया बटे विद्युत क्षेत्र तो दोनों के लिए समान है E, ये समीकरण नंबर हो गया। दूसरे पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा, μ2 इज इक्वल टू Vd2 अपन ये एक पदार्थ पहले पदार्थ के लिए ना, पहले चालक पदार्थ के लिए। और ये वाला जो हम कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र तो समान आरोपित किया है, समीकरण नंबर सेकंड, ये है दूसरे चालक पदार्थ के लिए, दूसरे चालक पदार्थ के लिए। अब ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड करते हैं तो गतिशीलता का जो अनुपात है μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vd1 बटे Vd2। ये अच्छी तरीके से आप याद रखना ये चीज क्या है। ओके, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तब। तो अब आप ये सोच रहे होंगे सर कि ऐसे कैसे हो गया, ये क्या मतलब है। अगर हम इसको देखने लगे कि दो चालक रोड अलग अलग पदार्थ की बनी हुई है और एक जैसी बैटरी लगा रहे हैं, समान विभवांतर की बैटरी लगा रहे हैं, फिर भी गतिशीलता कैसे अलग अलग है। भाई सभी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, एल्यूमिनियम में अलग है, सिल्वर में सबसे ज्यादा है। सिल्वर की गतिशीलता किस तरीके से होगी ये आप देख सकते हो। तो है ना, ये आप पीछे देख के आ चुके हो कि विद्युत क्षेत्र जिस पर ज्यादा आरोपित किया जाएगा उसका अपवन वेग भी ज्यादा होगा, लेकिन वो अलग कंडीशन में। मैं तो बात करूं विद्युत क्षेत्र तो यहाँ समान लिया जा रहा है तो लेकिन अब गतिशीलता सबकी अलग अलग क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि सभी चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग हैं, तो उनके लिए जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज्यादा होती है तो उस टक्करों के दौरान उसका जो अपवाय वेग होता है वो अलग अलग होता है। और अपवाय वेग अलग अलग होगा तो सीधी सी बात है आपकी गतिशीलता भी अलग अलग होगी। इस चीज को ध्यान रखना है ना। और अपन इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन करने वाले हैं, वो है विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध, और विद्युत धारा और उसमें जो बैटरी के द्वारा आरोपित विभवांतर लगाया जाता है विभवांतर में संबंध। ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।